जय नारायण स्टूडेंट्स, आपका टॉपिक है व्हाट इज कॉलोनियल। द ब्रिटिश केम टू कॉन्कर द कंट्री एंड एस्टेब्लिश देयर रूल, सब्जुगेटिंग लोकल नवाब्स एंड राजास। तो ब्रिटिश हमारे कंट्री में जब आते हैं अपना रूल इस्टेब्लिश करते हैं और इसके लिए उन्होंने क्या किया, जो लोकल नवाब एंड राजास थे उनको सब्जुगेट किया, मीन्स सबड्यू किया, दबाया। क्योंकि ऐसा उन्होंने क्यों किया? क्योंकि वो जानते थे कि अगर हम ये नवाब और ये राजा अगर यहाँ पर अपना रूल करेंगे तो जिस पर्पज से वो इस कंट्री में आए वो उनका कभी सॉल्व नहीं होगा। दे एस्टेब्लिश्ड कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी एंड सोसाइटी, कलेक्टेड रेवेन्यू टू मीट all their expenses, bought the goods they wanted at low prices, produced crops they needed for export। तो बच्चों आप देखिए, आपको समझना होगा कि उन्होंने अपना कंट्रोल कैसे किया। उन्होंने इकोनॉमी को अपने अंडर में लिया। इकोनॉमी को उन्होंने अपने अंडर में कैसे लिया, अभी आगे के चैप्टर आएंगे तो आप पढ़ेंगे कि सबसे पहले उन्होंने दीवानी ली थी हमारे कंट्री में, और उस दीवानी के मीनिंग था कि उन्होंने हमारे कंट्री के रेवेन्यू पर अपना कंट्रोल कर लिया था। आपके नेक्स्ट चैप्टर जो भी रहेंगे उनमें डिटेल में दिया गया, तब आपको और अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा कि उन्होंने रेवेन्यू पर कंट्रोल कैसे किया था और रेवेन्यू पर कंट्रोल उन्होंने क्यों किया था। यह उन्होंने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि वो एक सबसे पहले जब वो हमारे कंट्री में आए तो केवल उनका मेन पर्पस था ट्रेड करना। लेकिन यहाँ पर आने के बाद उनको लगा कि इस कंट्री में प्रॉस्पेरिटी इतनी ज़्यादा है कि यहाँ पर हम अगर रूल करेंगे तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, और इसके लिए उन्होंने पॉलिटिकल एंड इकोनॉमी हर फील्ड में अपना कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया था। तो रेवेन्यू पर कंट्रोल जब उनका कब होता है, जब उनको दीवानी मिलती है, मीन्स उनके पास मनी आना स्टार्ट हो जाता है और उस मनी से उनके जो एक्सपेंसेस होते थे वो फुलफिल होने लगते हैं। मीन्स वो मनी किसका होता है? मनी हम लोगों का था। एक्सपेंसेस किसके थे? वो ब्रिटिश के थे। उसको पूरा वो किससे करते थे? हमारे रेवेन्यू से पूरा करते थे। इसके बाद में बॉट द गुड्स, वो हमारे यहाँ से सामान जो भी गुड्स रहता था उसको लो प्राइसेस पे खरीदते थे और उसको बाहर ले जाकर उसको हाई प्राइसेस पर वो सेल करते थे। क्रॉप्स वो कौन सी ग्रो कराते थे? जिसमें उनका बेनिफिट हो, जिसको वो एक्सपोर्ट कर सके। इंपीरियलिज्म क्या है? 1688 में बच्चों एक रिवॉल्यूशन होती है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। और जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जब होती है तो उसके बाद में जो कंट्रीज थे उनके बीच में कंपटीशन आ जाता है। तो उसकी गुड्स को, क्योंकि इंडस्ट्रीज सेटअप होती हैं, अब इसके लिए गुड्स भी उनको चाहिए, सामान भी चाहिए, तो इसके लिए उनको कंट्री भी चाहिए। तो उसके लिए इंडिया वो ईस्ट की तरफ आना स्टार्ट किया। इंडिया हमारा ईस्ट की तरफ पड़ता है, तो इस तरह से उन्होंने ईस्ट में, क्योंकि उनको रिसोर्सेज चाहिए थे, अब उस रिसोर्सेज के लिए उन्होंने कंट्रीज़ को एक्सप्लोर करना शुरू किया कि कहाँ पर हमारे बेनिफिट प्रॉफिट हमें ज़्यादा अच्छे से मिल सकता है। तब वो जब भी कोई कंट्री अपने रिसोर्सेज के लिए किसी भी कंट्री में जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? इम्पीरियलिज्म। तो यहाँ पर ब्रिटिश जो आए थे उनका मेन पर्पस क्या था? ट्रेड करना। तो बच्चों उनको इंडिया के मार्केट पर, इकोनॉमी पर ब्रिटिश को अपना कंट्रोल करना था अपने बेनिफिट के लिए। तो उसको क्या बोलते हैं? इम्पीरियलिज्म। अब टॉपिक पर आगे आएंगे जो अभी मैं कंटिन्यू कर रही थी। व्हेन द सब्जुगेशन ऑफ वन कंट्री बाय अनदर लीड्स टू दिस काइंड्स ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल and cultural changes, we refer to the process as colonization। अब आता है आपका colonization क्या है?
तो जब भी कोई कंट्री किसी दूसरे कंट्री को सबड्यू करता है और उस सबड्यू करने से उस कंट्री में पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल चेंजेस आते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? कोलोनाइजेशन। इसको आप इंडिया के एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझ लेंगे कि जब ब्रिटिश हमारी कंट्री में आते हैं तो उन्होंने हमें सबड्यू करना स्टार्ट किया था और सबड्यू किया, और इसके बाद में हमारे कंट्री में पॉलिटिकल चेंजेस भी आए। पॉलिटिकल चेंजेस कैसे आए कि नवाब एंड राजा जो थे वो आपके उनकी जो पोस्ट होती है वो ख़त्म हो जाती है और उसकी जगह कैप्चर करके ये जो ब्रिटिश होते हैं वो अपना रोल करते हैं। इकोनॉमिक चेंजेस कैसे आए? हमारे कंट्री में जो भी आपके वीवर्स थे या जो भी आपके गुड्स वो यहाँ से हमारे कंट्री से लेते थे, एक्सपोर्ट करते थे, तो वो लो प्राइसेस से लेते थे और हाई प्राइसेस में अदर कंट्री में उसको सेल करते थे। इकोनॉमिक चेंजेस भी आए, सोशल एंड कल्चरल चेंजेस भी हमारे यहाँ पर आए। तो ये पूरा जो प्रोसेस है उसको क्या बोलेंगे? कोलोनाइजेशन। बच्चों, हमारे कंट्री में, हमारी सोसाइटी में कुछ सोशल इविल्स भी थी। अब उसमें चेंजेस इस तरह से आए कि ये हमारे लिए पॉजिटिव चीज़ें रही, जैसे सती सिस्टम था, विडो रीमैरिज नहीं थी, चाइल्ड मैरिज थी, पॉलीगमी थी। तो इस तरह की बहुत सारी सोशल इविल्स थी, उनमें भी चेंजेस हुए। ये हमारे लिए पॉजिटिव चीज़ थी। कल्चरल मीन्स चेंजेस कैसे था? क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा दिया। अब यहाँ पर आपको ये समझना है कि कॉलोनाइजेशन ये है जब फोर्सफुली कोई हमारे ऊपर इम्पोज करता है अपने रूल्स, तो वो आपका क्या आ जाएगा? कॉलोनाइजेशन। जिसको हम अपनी इच्छा से लेते हैं, विलिंगली लेते हैं, अडॉप्ट करते हैं, वो कॉलोनाइजेशन में नहीं आएगा। तो ब्रिटिश ने क्या किया था कि फोर्सफुली हमारे ऊपर इम्पोज की थी अपनी चीज़ें। बच्चों, ये आपको क्लियर हुआ? बच्चों, सेकेंड टॉपिक आपका आता है हाउ डू वी नो, मीन्स हम अपने पास्ट के बारे में कैसे जानेंगे। अब ब्रिटिश हमारी कंट्री में आए तो 200 ईयर्स पहले या 300 ईयर्स पहले कोई भी इंसिडेंट होता है या कुछ भी होता है सोसाइटी में क्या है, तो ये हमें कैसे मालूम पड़ेगा? इसके लिए कुछ रिकॉर्ड्स होते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूस रिकॉर्ड्स। The British believed that the act of writing was important. Every instructions, plan, policy, decision, agreement, investigation had to be clearly written up, which could be studied and debated. तो ब्रिटिश किस में बिलीव करते थे? उनका ये मानना था कि कोई भी चीज़ होती है वो रिटिन होनी चाहिए, उसकी बहुत इम्पोर्टेंट होती है। और बच्चा, जब वो हमारी कंट्री में थे तो उन्होंने कभी ये नहीं सोचा था कि हम इस कंट्री से जाएंगे। तो उनका ये मानना था कि हम जो भी एक प्राउडफुली उन्होंने हर चीज़ को लिखा है, जिससे कि आगे जो देखेगा तो उसको अच्छा लगेगा कैसे हमने ये सारी चीज़ें की। तो इसके लिए उनका ये मानना था कि जो भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं, प्लान है, पॉलिसीज़ है, डिसीजंस हैं, एग्रीमेंट, इन्वेस्टिगेशन, वो सभी आपके क्लियरली रिटन होने चाहिए, जिससे कि उनकी स्टडी भी की जा सके और उनके पॉजिटिव एंड नेगेटिव चीज़ों को देखकर उनकी डिबेट भी की जा सके। ये किसका मानना था? ये ब्रिटिश का मानना था। Records rooms were attached to all administrative institutions, मीन्स एक रिकॉर्ड्स रूम रहता था जहाँ पर भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता था, जो भी इंस्टीट्यूशंस होते थे वहाँ पर एक रिकॉर्ड्स रूम रहता था और उस रूम में सारे रिकॉर्ड रखे जाते थे। बाय द मिड 19th century, with the spread of printing, multiple copies of these records were printed. ऑल ऑफ यू नो, आप सभी जानते हैं
कि जब हमारे यहाँ जब वर्ल्ड में प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन हुआ तो उसके बाद से ये बहुत इजी हो गया था रिकॉर्ड रखना, प्रिंटिंग करना। तो ये आपके कब स्टार्ट होते हैं? मिड 19th सेंचुरी में। बच्चों आपसे कुछ डिस्कस करना चाहेंगे। अभी मैंने एक वर्ड बोला था डिबेटेड, तो डिबेट की क्या इम्पोर्टेंस होती है या ब्रिटिश ने ये उनके यहाँ क्यों होता था? देखिए डिबेट होती है तो उसमें आपके पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों ही चीज़ें आपकी आ जाती। अब हमारे पार्लियामेंट में देखते होंगे कि गवर्नमेंट को पॉइंट आउट किया जाता है, वहाँ डिबेट की जाती है। ये पार्लियामेंट्री फॉर्म का एक साइन है। और ये हमारी कंट्री को जब फ्रीडम मिली तब ये लिया गया है। इसको क्यों लिया गया, क्यों रखा गया? जिससे कि गवर्नमेंट जो होती है उसको भी ये पता चलता रहे कि हम क्या गलत कर रहे हैं, पॉजिटिव हमारी चीज़ें क्या है और नेगेटिव हमारी क्या है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो डिक्टेटरशिप वाली चीज़ आ जाएगी। गवर्नमेंट को लगेगा कि हमें तो कोई पॉइंट आउट ही नहीं कर रहा है, हम कुछ गलत कर ही नहीं रहे। या कोई भी पर्सन होता है, कहीं पर भी आप देखें, तो इसलिए वो उनका ये मानना था कि हम जब रिटन कुछ लिखेंगे तो उस पर डिस्कस भी हो जाएगा, उस पर स्टडी भी किया जा सकता है और उस पर हम डिबेट भी कर सकते हैं। आई होप आपका ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। और कोई भी कंफ्यूजन रहता है तो आप मुझसे डिस्कस कर लेंगे। ओके।